सोचिए, 10 मई 1994 का दिन, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में एक ऐसा दिन जब सदियों की गुलामी के बाद आज़ादी का एक नया सूरज निकला। ये दिन था नेल्सन मंडेला के इनॉग्रेशन का, और आज हम उनकी ही कहानी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के जरिए हिस्ट्री के उस बेहद खास पल को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस कहानी को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम उस रेनबो गैदरिंग यानी इंद्रधनुषी जमावड़े को देखेंगे। फिर उस सेंस ऑफ हिस्ट्री को महसूस करेंगे जिसने मंडेला को उस दिन घेर लिया था। इसके बाद हम जानेंगे कि करेज यानी हिम्मत का असली मतलब क्या है। आज़ादी की उस भूख को समझेंगे जो वक्त के साथ बढ़ती गई। और आखिर में एक ऐसे कमाल के आइडिया पर बात करेंगे जो जुल्म करने वाले को भी आज़ाद करने की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, कहानी शुरू होती है 10 मई 1994 को। जगह है प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स। दिन एकदम साफ, रोशन, और ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी, ये एक नए दौर की, एक नए युग की शुरुआत थी। मंडेला ने अपने भाषण की शुरुआत में जो कहा वो बहुत पावरफुल था। उन्होंने कहा, आज हम सब यहाँ अपनी मौजूदगी से इस नई आज़ादी को इज्जत और उम्मीद दे रहे हैं। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, पता है, ये एक ऐलान था कि वो भयानक इंसानी तबाही जो इतने लंबे वक्त तक चली अब खत्म हो चुकी है, और एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पर पूरी इंसानियत को नाज होगा। और जरा इस जगह की सिंबलिज्म तो देखिए। यही यूनियन बिल्डिंग्स दशकों तक गोरे लोगों के दबदबे का, रंगभेद की पॉलिसीज का सेंटर थी, और आज यही जगह एक इंद्रधनुषी जमावड़े की गवाह बन रही थी, जहां अलग अलग रंगों और देशों के लोग साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल सरकार बनने का जश्न मना रहे थे। मतलब ये एक जबरदस्त, एक इनक्रेडिबल बदलाव था। इस सेरेमनी की ग्रैंडनेस का अंदाजा लगाइए। 140 से भी ज्यादा देशों के लीडर्स साउथ अफ्रीका की जमीन पर पहली बार एक साथ मौजूद थे। फिर मंच पर एक एक करके डिप्टी प्रेसिडेंट्स ने शपथ ली, पहले मिस्टर डी क्लार्क और फिर थाबो म्बेकी। और फिर वो पल आया जब मंडेला ने संविधान की रक्षा करने और खुद को इस देश और इसके लोगों की भलाई के लिए सौंप देने की शपथ ली। और इसके कुछ ही पल बाद आसमान में जो हुआ उसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और मिलिट्री प्लेन्स ने यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से उड़ते हुए एक शानदार करतब दिखाया। ये सिर्फ एक मिलिट्री शो ऑफ नहीं था, नहीं, ये असल में मिलिट्री की लॉयल्टी का सबूत था। डेमोक्रेसी के लिए, एक नई, आज़ाद और निष्पक्ष चुनी हुई सरकार के लिए। सोचिए, वही मिलिट्री जिसने रंगभेद को लागू करवाया था, अब डेमोक्रेसी की हिफाजत की कसम खा रही थी। उस दिन की जो असली भावना थी ना, वो एक और चीज में नजर आई। उस दिन 2 नेशनल एंथम्स गाए गए। गोरे लोगों ने गाया निकोसी सिकेलेले अफ्रीका, और काले लोगों ने गाया डाई स्टेम, जो देश का पुराना एंथम था। और विडंबना तो ये थी कि उस दिन दोनों ही ग्रुप्स को उस दूसरे एंथम के बोल ठीक से नहीं पता थे, जिससे वो कभी नफरत करते थे। पर यह एक शुरुआत थी, इस बात का संकेत कि जख्म अब भरने लगे हैं और एक बटा हुआ देश अब एक होने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो हुई उस दिन के जश्न की बात, लेकिन अब जरा हटकर मंडेला के गहरे ख्यालों में चलते हैं, जो उस पल के पीछे की लंबी और दर्दनाक कहानी से जुड़े थे। ये एक नए देश की जड़ों को समझने का वक्त है। मंडेला लिखते हैं कि इनॉग्रेशन के दिन वो हिस्ट्री के एहसास से पूरी तरह भरे हुए थे, ओवरवेल्म्ड थे। ये एक लाइन हमें जश्न के माहौल से निकालकर सीधे अतीत के संघर्ष में ले जाती है। उनके लिए ये सिर्फ एक दिन की जीत नहीं थी, बल्कि दशकों की कुर्बानियों और लड़ाई का नतीजा थी। तो सवाल उठता है कि ये लड़ाई आखिर थी किसके खिलाफ? ये थी अपार्थाइड के खिलाफ, रंगभेद। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें गोरे लोगों ने अपने ही देश के काले लोगों पर नस्ल के आधार पर अपना दबदबा बनाया था, और इसने दुनिया के सबसे क्रूर और अमानवीय समाजों में से एक को जन्म दिया था। ये सिर्फ बंटवारा नहीं था, ये एक जालिम व्यवस्था थी। सोचिए, 20वीं सदी जब शुरू हुई तो साउथ अमेरिका में गोरे लोगों ने अपने आपसी मतभेद भुलाकर काले लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव का एक सिस्टम बनाया। पर जब वही सदी खत्म हो रही थी तो उसी सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंका गया था, और उसकी जगह एक ऐसी व्यवस्था ने ले ली जो सभी लोगों के अधिकारों और आज़ादी को पहचानती थी, चाहे उनके स्किन का रंग कोई भी हो। एक ही सदी के अंदर ये कितना बड़ा बदलाव था। और मंडेला इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये दिन यूं ही नहीं आया था। ये हजारों अफ्रीकी देशभक्तों की उन कुर्बानियों से आया था जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं,
मुझे उस दिन महसूस हो रहा था कि मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का जोड़ हूं जो मुझसे पहले जा चुके थे। वो उस लंबी और महान लाइन का हिस्सा थे और उन्हें इस बात का दुख था कि वो उन लोगों को शुक्रिया नहीं कह सके और वो ये नहीं देख पाए कि उनकी कुर्बानियों से क्या हासिल हुआ है। और यहीं से एक बड़ा ही गहरा पैराडॉक्स सामने आता है। रंगभेद की क्रूरता का एक अनचाहा असर हुआ। इसने असाधारण लीडर्स को जन्म दिया। चलिए देखते हैं कि कैसे जुल्म की गहराइयों में हिम्मत को गढ़ा गया। अपार्थाइड की पॉलिसी ने देश को, वहां के लोगों को एक बहुत गहरा जख्म दिया जो शायद कभी नहीं भर सकता। लेकिन दशकों के इस जुल्म और क्रूरता का एक और अनचाहा असर हुआ। इसने ऐसे लीडर्स पैदा किए जिनका चरित्र असाधारण था। और ये एक सवाल खड़ा करता है, क्या वाकई इतने महान चरित्र को बनाने के लिए इतने गहरे जुल्म की जरूरत पड़ती है? मंडेला याद करते हैं ओलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिसिलू, चीफ लुथुली और यूसुफ डाडू जैसे लीडर्स को। वो कहते हैं कि ये लोग इतने हिम्मत, समझदारी और दरियादिली वाले थे कि शायद उनके जैसे लोग दुनिया में दोबारा कभी देखने को ना मिले। मंडेला के लिए देश की असली दौलत जमीन के नीचे दबे हीरे नहीं थे, बल्कि ये लोग थे जो सबसे शुद्ध हीरों से भी ज्यादा कीमती और सच्चे थे। तो हिम्मत का असली मतलब क्या है? मंडेला ने ये अपने इन्हीं साथियों से सीखा था। उन्होंने बार बार मर्दों और औरतों को एक विचार के लिए अपनी जान जोखिम में डालते और कुर्बान करते देखा। उन्होंने सीखा कि हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर पर जीत हासिल करना है। बहादुर वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि बहादुर वो है जो उस डर को जीत लेता है। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी इंसानियत पर से उनका भरोसा कभी नहीं उठा। वो याद करते हैं कि जेल के सबसे मुश्किल दौर में भी, जब उन्हें और उनके साथियों को टॉर्चर की हर हद तक धकेला जाता था, तब भी उन्हें किसी न किसी गार्ड में इंसानियत की एक झलक दिखी जाती थी, भले ही 1 सेकंड के लिए, पर बस उतना ही काफ़ी था उन्हें यकीन दिलाने और आगे बढ़ते रहने के लिए। उनका मानना था कि इंसान की अच्छाई एक ऐसी लौ है, एक ऐसी फ्लेम है जिसे छुपाया तो जा सकता है पर बुझाया कभी नहीं जा सकता। तो चलिए अब जरा मंडेला की पर्सनल जर्नी पर चलते हैं और देखते हैं कि आज़ादी को लेकर उनकी खुद की सोच समय के साथ कैसे बदली। ये एक आइडिया के बदलने की कहानी है। मंडेला एक बहुत गहरी बात बताते हैं कि लाइफ में हर इंसान की 2 जिम्मेदारियां होती हैं, एक अपने परिवार के लिए और दूसरी अपने लोगों, अपनी कम्युनिटी और अपने देश के लिए। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक काले इंसान के लिए इन दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना नामुमकिन था। अगर कोई अपने लोगों के लिए अपनी ड्यूटी पूरी करने की कोशिश करता तो उसे उसके परिवार और घर से अलग कर दिया जाता था। और ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मंडेला आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुए थे। बचपन में उनके लिए आज़ादी का मतलब था खेतों में दौड़ना और नदी में तैरना। जब वो स्टूडेंट बने तो उन्हें बस अपने लिए छोटी मोटी आज़ादियां चाहिए थी, जैसे रात में बाहर घूमना। फिर एक यंग मैन के तौर पर वो शादी करने और परिवार बनाने जैसी बुनियादी इज्जतदार आज़ादी के लिए तरसते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि उनके जैसे दिखने वाले सभी लोग आज़ाद नहीं थे। और बस तभी उनकी अपनी आज़ादी की भूख उनके लोगों की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी भूख बन गई। और यही एहसास, यही रियलाइजेशन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने महसूस किया कि आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता। उनके लोगों में से किसी एक पर पड़ी जंजीरें उन सब पर पड़ी जंजीरों जैसी थीं, और उनके सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें असल में उन पर पड़ी जंजीरें थीं। पर्सनल आज़ादी का कोई मतलब नहीं था अगर पूरी कम्युनिटी ही गुलाम हो। और ये बात हमें मंडेला की फिलॉसफी के सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से तक ले आती है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आज़ादी के आइडिया को हर किसी तक फैलाता है, यहां तक कि जुल्म करने वाले तक भी। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। सोच कर देखिए, मंडेला कहते हैं कि जो जुल्म कर रहा है वो भी आज़ाद नहीं है। एक इंसान जो दूसरे इंसान की आज़ादी छीनता है वो खुद नफरत का कैदी होता है। वो भेदभाव और तंग सोच की सलाखों के पीछे बंद होता है। जब तक वो किसी और की आज़ादी छीन रहा है वो खुद भी असल में आज़ाद नहीं है। और यहीं उनका मैसेज अपने चरम पर पहुंचता है। जुल्म सहने वाले और जुल्म करने वाले दोनों से ही उनकी इंसानियत छीन ली जाती है। सच्ची आज़ादी का मतलब सिर्फ मजलूमों को आज़ाद करना नहीं है, बल्कि जालिम को भी उसकी नफ़रत और तंग सोच की कैद से आज़ाद करना है। ये शेयर्ड ह्यूमैनिटी और यूनिवर्सल लिबरेशन का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। तो नेल्सन मंडेला की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असल में आज़ाद होने का मतलब क्या है?
एक इंसान के तौर पर, एक समाज के तौर पर, या फिर पूरी इंसानियत के तौर पर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना होगा।